कड़क कक्षा में आपका बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसा एनालिसिस करने वाले हैं कि विश्व स्तर पर जो कुछ भी राजनीति हो रही है उसे हम समझाने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि आखिर ये जो एक नक्शा है जो हमारे सामने आज इस व्हाइट बोर्ड पर बना हुआ है और कैसे इसके इर्द गिर्द ये जो नाम लिखे हुए हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आज बात करने के लिए धर्मेंद्र जी हैं जो कि एक सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट भी और इंटरनेशनल रिलेशन को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। तो धर्मेंद्र जी ये बताइए कि ये जो मैप है आज विश्व स्तर की जो राजनीति है वो कैसे इसके इर्द गिर्द घूम रही है और इसका एक सेंट्रल कैरेक्टर खामनेई निकल के सामने आ रहा है। देखिए, जो ईरान आप जो दिख रहा है एक्चुअली कहते हैं जिस तरह भूकंप आता है उसका एक एपी सेंटर होता है। तो आज जो पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है और जिससे बार बार हम कहते हैं जब भी तनाव बढ़ता है कई देशों के बीच में आपस में जब टकराव होता है तो हम कहते हैं वर्ल्ड वॉर होने वाला है। तो अगर उसको हम अगर इस बेस मान के चलते हैं तो अगर वर्ल्ड वॉर अगर होने वाला है तो उसका एपी सेंटर क्या है? वो ईरान है। वो ईरान कहाँ से? देख लीजिए, यहाँ डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका सीधे ईरान पर हमला टारगेट कर रहा है। अब ये टारगेट कर रहा है, अब ईरान को बचा कौन सकता था? आप देख लीजिए, ईरान को बचाने वाले थे पुतिन, ईरान को बचाने वाले थे जिनपिंग। तो जो उनके दोस्त थे जो सोकॉल्ड जिनके दम पर ईरान इतनी कहते हैं ना कि काफ़ी दावे कर रहा था ईरान अमेरिका के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ जो जहर उगल रहा था उसके पीछे की ताकत ये थी। उनको लग रहा था कि जब ये मुसीबत में पड़ेंगे तो ये साथ देंगे, लेकिन ये हो बिल्कुल उल्टा रहा है। आज खामेनेई पूरी तरह से घिर चुके हैं दो वजहों से। एक तो घर में उनके खिलाफ लोग बगावत कर रहे हैं, क्रांति, ईरान में क्रांति चले, लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं और खामेनेई के खिलाफ है। याद रखिए, ये ईरान में उस रिजीम के खिलाफ नहीं है, एक व्यक्ति के खिलाफ है। इनकी जो कट्टरपंथी पॉलिटिक्स थी उसके खिलाफ है और इसका फायदा उठा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और अब ये कह रहे हैं कि ईरान अगर वहां पर नहीं माना, वहां अगर खामेनेई लोगों के खिलाफ अगर किसी तरह से अत्याचार करते हैं तो अमेरिका अटैक करेगा। और एक ये जो थ्रेट है ऐसा नहीं, सीरियस है। इसको लेकर तमाम गतिविधियां काफी जारी हैं, लेकिन ये भी फिलहाल जो वात्सल है ये घिर गए हैं, चारों तरफ से घिर गए हैं और घिरने वाले यहाँ पर ट्रंप बैठे हुए हैं। धर्मेंद्र जी, एक बात और निकल कर ये सामने आ रही है कि यहाँ पर ये तारीख बहुत जरूरी है। 3 जनवरी को जब वेनेजुएला पर किस तरीके से वहां के राष्ट्रपति को मिलिट्री स्ट्राइक करा करके ट्रंप लेकर गए, तो कहीं ना कहीं ये आगाज हो गया, ये स्टार्टिंग हो गई विश्व स्तर की राजनीति में भी कि अब निकोलस मादुरो जो कैप्चर्ड हो चुके हैं पूरी तरीके से, किस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर के और लीडर्स को भी अब टेंशन होने लगी है कि कहीं ना कहीं हमारा अगला नंबर तो नहीं है, या फिर एक ऐसी आइडियोलॉजिकल जो प्रोसेस चल रही है उसके खिलाफ, हमारे खिलाफ तो लोग नहीं है। बिल्कुल सही बात बोली है। 30 जनवरी याद रखने वाली बात है। इसके पहले ट्रंप जितनी बातें करते थे दुनिया में उन लोग गंभीरता से नहीं लेते थे, लगता था कि ये बातें करते कुछ करेंगे नहीं। लेकिन जिस तरह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया गया और अमेरिका में बंधक बना के ले जाया गया, तब से ये जो थ्रेट है काफी सीरियस हो गया। और ये मत भूलिए, ईरान पर अभी निशाना है, अगला निशाना ग्रीनलैंड है। और ग्रीनलैंड में इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ग्रीनलैंड को लेकर के यूरोप के सारे देश और अमेरिका के बीच में तनातनी हो गई है और ऐसा लग रहा है कि जो अगली लड़ाई होगी उसके बाद में एक तरफ यूरोप के सारे देश होंगे, एक तरफ अमेरिका होगा। तो ये जो अभी, लेकिन फिलहाल ट्रंप का पूरा ध्यान ईरान पर है और लगता है, ऐसा देखने में लग रहा है कि खामेनेई पे जिस तरह का दबाव बना हुआ है, इसके बाद खामेनेई या तो देश छोड़कर भागेंगे, इसके लेकर भी खबरें आ रही हैं, या फिर वहां पर ऐसे बुरी तरह फंसेंगे जहां अमेरिका जो हालत में उनका जो निकोलस का जो हालत हुआ वेनेजुएला में हुआ है, कुछ ऐसा ही खामेनेई के साथ भी हो सकता है। और इस तरीके से हिंदी का एक मुहावरा है, ना घर के रहे ना घाट के रहे, वही हाल इस वक्त खामेनेई के साथ है। लेकिन इस वक्त हम आते हैं इस मुद्दे पर, किस तरीके से यहाँ पर इजराइल और ईरान के जो जंग के बीच हालात दिख रहे थे, वो ये कैरेक्टर कितना जरूरी है। और धर्मेंद्र जी ये भी बताइए कि इस वक्त जो रशिया यूक्रेन है, इन दोनों के युद्ध को लेकर के भी कैसे एक तरफ ये सेंट्रिक होता दिख रहा है। इसके ऊपर 2 बातें हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट, ये है देखना पड़ेगा बात से 2 बातें हैं। जब से ईरान को निशाना बनाया है ट्रंप ने, तब से रूस और यूक्रेन युद्ध की कोई बातें नहीं कर रहा, वो बैकग्राउंड पे चला गया। उसके पीछे की वजह बड़ी साफ है। ट्रंप ने तमाम कोशिशें करके भी उस पुतिन को झुका नहीं पाए। पुतिन को जो हासिल करना था उन्होंने कर लिया है, आगे जो भी करना वो करेंगे। अमेरिका की शर्तों पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। यहाँ का एक सेटल हो गया। यहाँ इसके बाद ट्रंप ने वहाँ फोकस किया है जहाँ अंदरूनी वहाँ प्रॉब्लम रही है। जब खामेनेई कमजोर पड़ चुके हैं, टारगेट कर रहे हैं, वहाँ देखिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उन्होंने उठा लिया, कमजोर पड़े, और ग्रीनलैंड पर उनका फोकस है। वो जानते हैं कि रशिया का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, वहाँ हमने छोड़ दिया। लेकिन इस पूरे ही जिस तरह जब से ईरान घिरा हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेंजामिन नेतन्याहू खामोश हैं, इजराइल की तरफ से कोई बातें नहीं आ रही। बड़ा ध्यान देने वाली बात, खामोश क्यों है? पिछले साल ही जून में इसी इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था और ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल है। बावजूद इसके अगर आज खामेनेई फंसे हैं ईरान में, अगर वहां पर क्रांति अगर हो रही है, अगर नेतन्याहू खामोश है तो इसका मतलब समझिए। लेकिन आप ट्रंप से नेतन्याहू को अलग नहीं कर सकते। ट्रंप नेतन्याहू को पता है, आराम से घर में बैठे हैं,
यहाँ जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्योंकि नेतन्याहू को भी प्रॉब्लम ईरान से ज़्यादा इस खामनेई से थी। अब उनको लग रहा है खामनेई फंस चुके हैं, तो एक डील चल रही। खबर ये भी आई कि रशिया ने एक बीच में मेडिएट करके नेतन्याहू और खामनेई ईरान के बीच में डील कराई है, सीक्रेट डील कराई है। उसके पीछे बताया गया है कि ईरान ने कहा कि पहले हम हमला नहीं करेंगे, और नेतन्याहू ने ये कहा है कि वो पहले वो हमला नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें नेतन्याहू सेफ दिख रहे हैं। नेतन्याहू को कुछ करने की जरूरत नहीं, इनको पता है कि खामनेई से बुरी तरह घिर चुके हैं। और आपको याद होगा कुछ समय पहले बात भी करें कि नेतन्याहू चाहते थे कि युद्ध के हालात अमेरिका वर्सेस ईरान डायरेक्ट बन जाए, ताकि वो पीछे हट जाए, और वो बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर इजराइल ने बड़ा स्मार्ट गेम खेला है। तो अब क्या है कि सीधे अमेरिका और ईरान के बीच में लड़ाई चल रही है। इजराइल को कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका टारगेट जो है, जो चाहते हैं वो डोनाल्ड ट्रंप पूरा करके दे देंगे। आखिरी के बस 2 सवाल ये धर्मेंद्र जी की। पहला, आज खबर ये आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को किस तरीके से कब्जा करने की कोशिश की है कि डायरेक्ट वहां से जियोपॉलिटिकल जो कुछ भी ऑर्डर बने वो ईरान के ऊपर मिसाइलें दागी जा सके। और इन सारे वैश्विक मुद्दों पर, इन सारे वैश्विक राजनीति पे जो हलचल चल रही है, भारत की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बड़ा भारत का तो आप देख रहे हैं, भारत ने बड़ा बैलेंस अप्रोच है। जिसमें रूस यूक्रेन की लड़ाई में देखिए बड़ा ही बैलेंस अप्रोच रहा, गाजा को लेकर के भी भारत का रहा। अभी भी जो हो रहा है, देखिए ईरान और भारत के अच्छे रिश्ते रहे हैं, लेकिन बीच में परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि ईरान के अंदर एक ऐसी बातें आई, भावना हो सकता है कि उनको लगता है कि भारत उनका साथ उस तरह से दे नहीं रहा होगा। जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, क्योंकि भारत के इजराइल से अच्छे रिलेशन है, तो भारत की जो डिप्लोमेसी बड़ी सेफ है। भारत सबको कहता है कि भैया युद्ध मत करो, शांति से रहो, और इसको लेकर के वो अमेरिका से भी वो करने को तैयार है। तो भारत का रोल बड़ा क्लियर है। लेकिन इसमें चीन की बात यहाँ पर करना जरूरी है कि जो जिनपिंग है वो खामनेई के लिए और ईरान के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं है। तो एक दुनिया को एक बहुत बड़ी सबक मिली है कि रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, कोई भी देश इनको मदद करने के लिए नहीं गया। यहाँ से निकोलस मदुरई को जिनको उठा के ले गया, इनको माना जाता चीन के करीब है, चीन ने वहाँ भी कुछ नहीं किया। तो एक बात जो पूरे प्रकरण में आपको ध्यान देने की बात है, चीन को लेकर एक बात बड़ी क्लियर हो गई है कि जब अगर आप मुसीबत में फंसोगे तो चीन आपका साथ नहीं देगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका फायदा डोनाल्ड ट्रंप उठा रहे हैं और वो साफ दिख रहा है। तो ये थी वैश्विक राजनीति में किस तरफ लेकिन आप जाने से पहले इसकी एक आखिरी में ये बता दीजिए, सुल्तानी के बारे में भी बता दीजिए, क्योंकि हमने इनका भी जिक्र किया है। वैसे तो ये ईरान के साधारण से नागरिक हैं, ये कहा जाए, देखने कहा जाए, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गए। इनको लेके तमाम बातें हो रही है, जरा इनके बारे में बता दीजिए। इरफान सुल्तानी जो थे, उनको प्रोटेस्ट किस तरीके से वहां वो कर रहे थे ईरान के अंदर, और उनको वहां पर हैंग कर दिया गया था, उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। किस तरीके से इस व्यक्ति के इर्द गिर्द भी आज वहां राजनीति हो रही है, और कहीं ना कहीं अमेरिका को ह्यूमन राइट्स को लेकर के, मानवाधिकार को लेकर के भी ये मुद्दा काफी ज्यादा भड़का हुआ है। तो फिलहाल जो निकल के एक पूरी समरी सामने आ रही है इस चित्र से, इस मैप से, कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भले ही ये चेहरे कितने ही क्यों ना हो, लेकिन अभी इस वक्त जो एपिसेंटर बना हुआ है वो है ईरान, और किस तरीके से इसके एक अलग मुख्य किरदार में सामने आ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति में डोनाल्ड ट्रंप। कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? लेकिन ये बोल रहा हूँ, इसका ग्रीनलैंड का क्या होगा? आखिरी सवाल, क्योंकि अब ईरान के बाद जो लगता है कि ईरान को अगर इन्होंने सल्टा लिया, अगर यहाँ रिजल्ट अगर इनके मन माफी का डोनाल्ड ट्रंप कहा जाता है, तो अगली जो इनकी गाड़ी बढ़ेगी वेनेजुएला, ईरान के बाद अगला जो टारगेट है अमेरिका का, ये है ग्रीनलैंड टारगेट। तो ये सवाल हम कमेंट सेक्शन में आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मेटी फ्रेडरिक्सन जो ये दावा कर चुकी हैं कि यूएस का एम्बिशन है कि वो ग्रीनलैंड को कब्जा कर ले, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा होगा, और अगर ऐसा होगा तो ट्रंप अगला कदम ग्रीनलैंड के लिए क्या उठाने वाले हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद। थैंक यू।